हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के वीडियो को लेकर के। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो पेपर 1 है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो अभी तक लगभग 5 से 6 वीडियोज़ ही मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। बाकी फुल कोर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टॉपिक को लेकर के, तो वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के विविध प्रकार, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। और उसके तहत 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। वीडियो को प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ कोई भी पार्ट अगर आप स्किप कर रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है। और यहाँ पर भाई एक परिमाणात्मक मूल्यांकन था, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन था। तो अगर मैं बात करूँ परिमाणात्मक मूल्यांकन की, यानी कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन की, तो उसके तहत 3 प्रकार देखने को मिलते थे। एक आपका मौखिक परीक्षा था, क्या था? मौखिक। दूसरा आपका था लिखित परीक्षा, और तीसरी क्या थी आपकी? प्रयोगात्मक या प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है। तो यहाँ पर हम मौखिक परीक्षा के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 की, आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रकार की जो परीक्षा है, मतलब लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि जो आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन है, उसमें पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इसके माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। मैं थोड़ा सा वीडियो जूम किए दे रहा हूँ जिससे कि आपको स्पष्टता दिखे। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके माध्यम से मूल्यांकन का जो प्रचलन है वो अधिक होता है। अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय में, ठीक है, क्योंकि जो लिखित परीक्षा है उससे जब आप परीक्षा के मूल्यांकन की बात करते हो तो सबसे अधिक प्रचलन जो है वो लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट का देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, परीक्षणों के लिए प्रश्नों का निर्माण, उसकी ज़रूरत होती है। प्रश्न का उद्देश्य क्या है? अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव को लेकर के, तो प्रश्न के उद्देश्य क्या देखने को मिलते हैं? तो प्रश्नों का निर्माण परीक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया जाता है। ठीक है, कि क्या कुछ हमको करना है, या आप ऐसे कह सकते हो कि आवश्यकता अनुसार जो है प्रश्न तैयार किए जाते हैं कि हमको आउटपुट या आउटकम चाहिए कैसे। ठीक है। तो प्लीज़ समझते चलिएगा। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो लास्ट में आप जो है कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें क्या होता है कि लघुतरीय जैसे प्रश्न को हो गया निर्माण को, तो निर्मित करते समय उसके उद्देश्यों को स्मरण में रखना चाहिए। ठीक है। क्या कुछ उसमें जो है चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, निदान उपचार को लेकर के, निदानात्मक जो आपकी बात होती है, जो उपचारात्मक बातें होती हैं, उनको आप ध्यान में रखें। चौथा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है आपका कि छात्र आयु, रुचि व पाठ्यक्रम का ध्यान रखा जाता है। छात्रों की आयु, उसका एज क्या है, उसकी इंटरेस्ट किस में है, उसका करिकुलम क्या है, सभी को ध्यान में रख करके तब जो है बातें बताई जाती हैं या जो है प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, इसके तहत निदानात्मक व उपचारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है, अभी अभी जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन, हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, लघुतरीय प्रश्न के बारे में और निबंधात्मक प्रश्न के बारे में। आपको याद होगा आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उन्हीं से बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि उसमें आपका पूछा गया था प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं, आप लोगों को अगर याद होगा तो। ठीक है। सब्जेक्ट आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 में इसी होगा। तो प्रश्नों के प्रकार के बारे में पूछा था। तो आपकी यही प्रश्नों के वर्णन देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के वस्तुनिष्ठ हैं, लघुतरीय और निबंधात्मक। ठीक है। अति लघुतरीय इसमें नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। आपके क्वेश्चन पेपर में वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरीय, लघुतरीय इतने होते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। पहला लिखा हुआ है, निबंधात्मक परीक्षा में पाए जाने वाले दोषों को दूर करने हेतु। देखिए, चूंकि अभी हमने निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उसमें जो दोष देखने को मिलते थे निबंधात्मक वाले में, उनको दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ वाली बात जो है अपनाई गई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के बात की गई। आगे लिखा हुआ है, बालक के विषय ज्ञान की उपलब्धि, सत्य असत्य निर्माण, बुद्धि का मापन किया जाता है। विशेषताओं को लेकर के अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ में क्या लिखा है, उपलब्धि, थोड़ा सा जान लेते हैं। उपलब्धि है सत्य असत्य निर्माण, बुद्धि का मापन। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करते हो, ज्ञान की उपलब्धि या सत्य असत्य निर्माण निर्णय। वस्तुनिष्ठ में क्या देते हो, ये कथन सत्य है क्या असत्य है, सीधे सीधे आप बुद्धि लब्धि का मापन, आपने डिजिट्स में कोई चीज़ दे दी और उसके बाद आप पूछ रहे हो। तो ये बातें जो है वो देखने को मिलती हैं जब आप बात करते हो वस्तुनिष्ठता को लेकर के। ठीक है। इसमें जो आंसर होता है वो संक्षिप्त होता है। क्या करते हो, एक लाइन में लिख देते हो बस, है ना। इसमें सही उत्तर, इसमें सही गलत उत्तरों की वस्तुनिष्ठता से एक छात्र की योग्यता निर्धारित होती है कि वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा हो। ध्यान रखिएगा, इस विधि को वैज्ञानिक प्रणाली भी बोलते हैं। क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली भी इस विधि को बोलते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है।
और एक और चीज़ कि सामाजिक अध्ययन के विषयों में वस्तुनिष्ठता प्रणाली सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि उसमें सत्य असत्य विचार ज्ञान समझदारी निर्णय आदि की जांच होती है। किसमें, कौन से विषय में? सामाजिक अध्ययन विषय में। ठीक है, विशेषताओं की बात कर लेते हैं भाई। कुछ विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसमें आपका लिखा हुआ है पर्याप्त नमूनाकरण का गुण। ध्यान दीजिएगा, पर्याप्त नमूनाकरण, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में नमूनाकरण की जब बात होती है, सैम्पलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इनकी जो है, इनमें जो है प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, अर्थात पर्याप्त नमूनाकरण का गुण पाया जाता है। सैम्पलिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। भाई अभी बात करूँ मैं, मान लीजिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप उसमें कितने जो है निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय दे देंगे? 5 या 10। जबकि अति लघु जबकि वस्तुनिष्ठ कितने देंगे? 50 में 50 देंगे, एक एक मार्क्स का होगा तो। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या अधिक होना। व्यक्तिनिष्ठता का अभाव, सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। व्यक्तिनिष्ठता की अगर बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में व्यक्तिनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। परीक्षक की मनोदशा की बात हो जाए या फिर व्यक्तिगत निर्णय को लेकर के भाषा शैली का प्रभाव उनके परिणामों पर नहीं पड़ता है। विश्वसनीयता की अगर बात की जाए थोड़ी सी, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में विश्वसनीयता होती है कि प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। इस पर आप रिलायबल हो, आप कह सकते हो कि एक ही उत्तर होगा। वो बात अलग है, गलती से 2 आंसर आ जाए वो बात अलग है, लेकिन आंसर आपका एक ही सही होगा। मितव्ययिता की बात की जाए तो मितव्ययी होते हैं, विद्यार्थियों को उत्तर देने में कम समय लगता है, कम पैसे की भी जो है ज़रूरत होती है, तो मितव्ययी बोलते हैं उसको। प्रशासन एवं अंकन में सरलता भी इसमें देखने को मिलती है। अन्य चीज़ों में आप कह सकते हैं परस्पर जांच में सहयोगी। ठीक है, मान लीजिए एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से कि भाई इसको कितने अंक मिले और दूसरे वाले को कितने अंक मिले, तो आप वहाँ पर जो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि 100 में इसको इतना मिला और दूसरे वाले को 100 में इतना मिला, तो आप कंपेयर करके कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा रटने की प्रवृत्ति की समाप्ति। ऐसा कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। मान लीजिए जैसे आपको बताया गया, पहले क्या होता था कि निबंध आता था जो है गाय पर, दिवाली पर, कोई भी हो गया, तो आप कहते थे ठीक है, पूरी तरीके से आप उस पर जो है रट के पहुंच जाते थे और निबंध में पूरी तरीके से छाप के चले जाते थे। वस्तुनिष्ठता में पता ही नहीं होता कि क्या कुछ चीज़ें कहाँ से पूछ ली जाएंगी, है ना। सब तो एग्ज़ाम हॉल पे डिपेंड करता है कि बगल से पूछ लेंगे, जैसा कि हम लोग सोचते हैं। तो ऐसे उसमें क्या है कि आप जब बात करते हो वस्तुनिष्ठता को लेकर के, तो रटने की प्रणाली भी उसमें देखने को नहीं मिलती। तो ये कुछ थे जब आप बात विशेषताएं जिनके बारे में हम बात किए। भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ, इस प्रणाली का मूल्यांकन शुद्ध होता है। 50 में आपने अगर 40 सही किया है तो 40 में 40 मिलेगा। ठीक है, उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी पूर्ति में सहायक। परीक्षा मूल्यांकन की निष्पक्ष और संक्षिप्त विधि है। पक्षपात मतलब देखने को नहीं मिलता जब आप इवैल्यूएशन की बात करते हो। फोर्थ पॉइंट है विश्वसनीय प्रणाली। आप विश्वसनीय है, आप कह सकते हो कि अगर जो है 4 ऑप्शन है तो उसमें जो है एक सही होगा, उसको सभी लोग मानेंगे। लेकिन लघुत्तरीय निबंध में हो सकता है कि आपने 10 नंबर का कोई क्वेश्चन लिखा हो, एक शिक्षक आपको हो सकता है उसमें 7 नंबर दे, एक हो सकता है 6 नंबर दे, लेकिन वहीं आप अगर वस्तुनिष्ठ की बात करोगे तो जितने मार्क्स का होगा उतना सभी टीचर उसको देंगे अगर वो आंसर सही है तो। रटंत विद्या को कम करना भी हम बात कर चुके भाई उसके बारे में। फिर बात आती है परीक्षाओं का अंकन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। भाई एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिया, तुरंत आप चेक करते चले गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर देते चले गए। निबंधात्मक लघुत्तरी में क्या होता है, आप चीज़ों को पढ़ रहे होते कि इसने लिखा क्या है, इसने जो मैंने पूछा है, जो एग्ज़ाम में पूछा क्या, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसने लिखा है कि नहीं लिखा, ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। 7वां पॉइंट है संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन करती है। पूरी तरीके से होल आपका जो करिकुलम है उसको जो है कवर कर रही होती है। मिनटों से आप अपने आप को ले लीजिए, कोई एक पेपर इसी को ले लीजिए जो शैक्षिक मूल्यांकन वाला 50 नंबर का होगा, 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि कहाँ से होंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अन्य में भी आप क्या इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। परीक्षा काफ़ी रोचक होती है आप कह सकते हैं। ठीक है, और परीक्षा के परिणामों के आधार पर आप छात्र की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे होता नहीं है कि एग्ज़ाम में पास हो गए तो भाई ठीक है, अब तो वो जो है IAS और PCS अधिकारी बन गया, SSC में उनका हो गया, ये सारी चीज़ें तो किस में होता है, वस्तुनिष्ठता ही तो देखने को मिलती है स्टार्टिंग प्री वाले उसमें। ठीक है, बात की बात अलग है कि उसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो कुछ पॉइंट हैं दोषों के तहत बात कर लेते हैं। चलिए, लगभग तथ्यात्मक सूचनाओं पर बल देना। आप देखते होंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, पूछ लिया कि कुछ भी है कि भाई जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, पूछ लिया। 1857 की क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। ठीक है, पूछ लिया गया तथ्यात्मक चीज़ों में कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है। ये तथ्यात्मक चीज़ें हो गई, तो इन पर ज़्यादा बल दिया जाता है।
ठीक है। वहीं ये चीज़ गलत कब साबित होती है, जब आप आईएएस वगैरह के पेपर को लेकर के बात करते हैं या पीसीएस के उसमें, तो उसमें क्या होता है, तथ्यात्मक ना होकर के जो है आपका क्वेश्चन आप बाकायदा जो है जो सब्जेक्टिव टाइप के लिखे होते हैं, देन आपको आंसर देना होता है। लेकिन चूंकि आपके लेवल की बात हो रही है तो आप में तो तथ्यात्मक सूचनाओं पर बल देने की बात आएगी। दूसरा है, यह परीक्षा छात्रों की मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं देती है। जो उनकी मौलिकता किसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको प्रोत्साहन नहीं देती है। धोखा देने की संभावना का बढ़ जाना, यहाँ पे ये बात भी देखने को मिलती है। होता यह है, धोखा देने की बात मतलब वो नकल करने वाली बात, आप कहीं से भी कुछ भी लिख करके जो है बता सकते हैं, आपका संपूर्ण इवैल्यूएशन मूल्यांकन आपका देखने को नहीं मिलता। अनुमान विधि का प्रयोग छात्रों के द्वारा, इसी का दूसरा नाम तुक्का विधि है। ठीक है, 1 2 3 4 करके जो है लगा दिए कि ठीक है ये होगा, यह अनुमान विधि है। इसका प्रयोग जो है छात्रों के द्वारा अधिकाधिक देखने को मिलता है। उच्चतर बौद्धिक उपलब्धि की जांच इससे नहीं हो सकती। कैसे होगी भाई, आप गए 15, आप तो आप मैं बता दूं, इंटेंशन जो होती है एक तरीके से, ज़रूरी नहीं, एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं। इंटेंशन ये होती है कि 15 नंबर के सवाल तो चलो एग्ज़ाम हॉल में पता लग जाएगा, पूछ लेंगे, ठीक है। तो अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है। अन्य में भी आप कुछ बातें बता सकते हैं कि भाई छात्र विचारों की व्याख्या के अवसर से वंचित रह जाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपने लिख तो दिया 1857 की क्रांति आपकी कहीं से मेरठ से या कहीं से भी आपकी शुरू हुई थी, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कौन था क्या नहीं था। इस प्रणाली में सांख्यिकीय गणना की भूल का भय बना रहता है। मान लीजिए 40 में आपने 40 सही किए हों और पता लगा 38 ही, या कभी कभी आप देखते हो ना कि गलत कॉपी चेक हुई है, 15 में तो हमने 15 सही किया था, मिला 13 नंबर, या नंबर मेरे ओवरऑल कम हो गए, उसमें तो नहीं पता चल पाता अंदर से, ठीक है, ओवरऑल कम हो गए। तो ये बातें जो है देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए जो है यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ और आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।